आपको क्या लगता है कि अगर मदर इन लॉ ने बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देने से अच्छा बहू को अगर गले लगाया और उनको बोला कि तूने कितना अच्छा गिफ्ट मुझे दिया है, तो एक एक्सेप्टेंस बहू बढ़ को भी जाएगा। फील हो जाएगा और वो मेरे ख्याल से आधे प्रॉब्लम्स खत्म भी हो सकते हैं उसमें। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, यानी दोनों को दोनों जरूरत तरफ है से। ना। कई बार हम वैसे तो इंडिया में सास नाम का मतलब चीज को हमने इस तरह से लेके रखा है, बट देयर आर कुछ अच्छे इन लॉज भी है ही अच्छे। मे बी अवर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट दैट है। कई बार बहुएं भी गलत व्यवहार करती है, तो इट डिपेंड कि आप किस परवरिश में बड़े होके इस घर में आए हो और आपकी सास किस परवरिश में उन्होंने इस घर में दिन निकाले। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इनकी पूरी 40-50 साल इस फैमिली में गए हैं और आप जिस फैमिली से आए हो उसके संस्कार, जिसे हम संस्कार का नाम देते, बिहेवियर, और ये कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बना ले तो बहुत अच्छा। और इसमें एक और बात मैं कहती हूँ सभी जितने बहुए हैं जो सुनेंगी ये, इनके लिए कि एक सीक्रेट और रखना अपने पास, वो ये कि सास ना, ठीक है हमने उनको इस तरह से लिया है, हो सकता है किसी की नहीं अच्छी है, वो दैट डजंट मैटर फॉर मी राइट नाउ। मुझे ये कहना है कि आप ना उनका सपोर्ट ले लो, क्योंकि जिंदगी के कुछ चीज़ें ना उनके पास है, अनुभव है उस फैमिली को लेके, उस परिवार के कुछ लोगों को लेके, तो वो आप अगर ले सकते हो उनसे, तो rather than thinking her behavior or her attitude towards you, neglect it little bit and take what she want to give you. Again यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि वो बहू एक है, दो है या तीन है। एक बहू होती है तो थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा होता है, ये आपका नसीब बोल सकते हम कि आप 3 वाली बहू में हो या 2 वाली बहू में हो। तो कई बार एक बहू होती है उनको बहुत कुछ चीजें ज्यादा मिलती है, 2 बहू है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर अगेन द फैमिली मैटर की ननंद है कि नहीं है, कितनी नंदे है, एक ही भाई है क्या। या तो फिर शादी करने से पहले पूरा सोच लीजिए कि भाई आपको तो इतना ही प्रॉपर्टी से लेके प्यार तक ये इतनी ही चीजें मिलने वाली। मदर इन लॉ का एटीट्यूड चेंज हो जाता है अगर उनकी बहू वर्किंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो काफी है उसको नीचा दिखाया जाता है, कन्फ्लिक्ट किया जाता है। बट अगर वो अच्छा कमा रही है तो वो मे बी थोड़ा सा डायनामिक्स कुछ चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये अगर 2 बहुएं भी है तो मे बी जो काम कर रही है, अर्न कर रही है, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और जो नहीं कर रही है उसको कम मिलता है। तो उसमें भी कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लग जाते हैं। हाँ, ये होता है। इसमें भी 2 चीजें हैं साइकोलॉजिकली। एक जो सिनेरियो हम देखते हैं, जिसकी बात आपने की कि यहाँ पे डिफरेंशिएट होते हैं, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली इसको मैनेज करना हो ना, तो ये तो आपका बिलीफ सिस्टम है जो काम कर रहा है, जो आपने प्री ऑक्युपाइड थॉट आपके मन में रखा है कि ऐसा होता है। कुछ बहुएं ऐसे भी करती है, कुछ लड़कियों के मन में ये भी है कि मैं कमाती नहीं हूँ ना, इसलिए शायद मुझे वैल्यू नहीं है। और कुछ जगह पे सच में ये होता भी है, ठीक है, बट ये सच है, ये होता है। या तो आप फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो जैसा है, दूसरी तरह से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, या फिर आप उसको है जो है वो उसे एक्सेप्ट Accept करो, कर लो। क्योंकि अगेन ये डिपेंड करता है कि आपको उससे तकलीफ तो नहीं है ना, क्योंकि 2 बहू है तो कंपैरिजन होगा। ये आपकी बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को अपने ऊपर कितना लेते हो। है तो कंपैरिजन होगा, लेना है कि नहीं लेना है, कौन से थॉट को मेरे तक, यहाँ पे ऐसे लेयर होनी चाहिए, कौन से थॉट को मेरे तक आने देना है, कौन से इमोशंस को मुझ पे अटैक होने देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं एक कंसेप्ट पे हमेशा काम करती हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट बोला जाता है, दैट इज़ ओके, करना चाहिए, ठीक है, लेकिन सेल्फ एम्पावरमेंट पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। कैसे? सेल्फ एम्पावरमेंट नीड्स एवरीवन, चाहे फिर वो मेल हो फीमेल हो, सबको सेल्फ एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। अब सेल्फ एम्पावरमेंट मीन्स नॉट अ बॉडी बिल्ड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जिम में जाते हो, खाना पीना न्यूट्रिशन सब ठीक है, हेल्दी है, आपको बीमारियाँ नहीं, दैट इज़ द फिजिकल फिटनेस। सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब है कि मेरी चीज़ें मैं सारी मैनेज कर पाऊँ, मुझ तक आने वाली वो हर प्रॉब्लम मैं मैनेज कर पाऊँ।
मैं मेरे कंपनी का नाम मैत्री रेजिलेंस है। रेजिलेंस मीन्स फिर से मैं खड़ा हो जाऊँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे पास है, आने वाली है, तो मैं इतना सेल्फ एम्पावर हूँ। और ये मेल के लिए भी मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, हमेशा ये वर्ड यूज़ करती हूँ, सेल्फ एम्पावर बन जाओ। जब कपल्स मेरे पास आते हैं, ब्लेम हमेशा मेल पे जाते हैं कि ये ऐसा है, इसकी माँ ऐसी है, इसका पूरा परिवार ऐसा है। मुझे पता होता है जब हम सेशंस लेते हैं, दोनों साइड पे बातें होती है, कौन कहाँ पे कितना गलत है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, हमें पता होता है। हम डायरेक्ट तो बोलते नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा फोकस हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट पे रहता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले सेल्फ एम्पावर होना है। तो सेल्फ एम्पावर मेल को भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मेल कहाँ जाएंगे? उनको इमोशंस नहीं है क्या? है, वो भी रोते हैं, उनको भी एंग्जाइटी है, उनको भी डिप्रेशंस होते हैं। आप माँ बनी, आपको डिप्रेशन आया, नेचुरल है, जग जाहिर है कि बच्चा पैदा किया, भाई पेन में है लड़की, पर बाप तो वो भी पहले बार बना, वो भी तो किसी फेज में से गुजर रहा है। लेट ही, उनको भी तो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो ये जो सेल्फ एम्पावरमेंट है, इसे भी ध्यान देना चाहिए दोनों जेंडर को। इवन थर्ड जेंडर इज ऑल्सो देयर, हम उसको हमेशा छोड़ देते हैं बातों में। तो आई एम वर्किंग ऑल्सो फॉर दैट। 3 जेंडर, थर्ड जेंडर है ना, हम ऑप्शन में भी अभी रखते हैं कि मेल फीमेल एंड हम ट्रांसजेंडर। तो उस पर भी बात होनी चाहिए। वो भी बहुत बड़ा एक इशू नहीं बोल सकते, बट एक बात होनी चाहिए समाज में, उसके लिए भी अभी वो कंसेप्ट भी है अपने पास। तो सभी को सेल्फ एम्पावरमेंट होना है। सेल्फ एम्पावरमेंट फिजिकल तो है ही है, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेके सेल्फ एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। हाउ आई एम हैंडलिंग माई थॉट्स एंड द इमोशंस, तो उसके अलग अलग टेक्निक, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थेरेपीज है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा कोई मंत्राज है जहाँ पे सेल्फ एम्पावरमेंट जेंडर वाइज मिल सके, मेल के लिए फीमेल के लिए, बिकॉज दोनों अनहर्ड फील करते हैं कभी ना कभी। देखो सागर, अभी हमने सेल्फ एम्पावरमेंट की बात की क्योंकि ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ लाइफ हम साथ में ही काम करते, जेंडर रोल की बात की, तो हमने थर्ड जेंडर की भी बात की। सभी को सेल्फ एम्पावरमेंट होना चाहिए। अगर आप मुझे क्विक रिव्यू के लिए बोलो कि मैम इस सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए क्विकली, बिना ट्रीटमेंट, बिना काउंसलर के पास जाते हुए डेली मैनेजमेंट के लिए आप क्या दोगे, तो मैं यहाँ 2-4 चीज़ें बताऊँगी टू द पॉइंट, और वो आप टूल बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जनरली हमारे पास घर में बाकी टूल बॉक्सेस होते हैं, पर साइकोलॉजिकल टूल बॉक्स नहीं है। मेडिसिन का बॉक्स है जिसमें हम पेन किलर्स रखते हैं, पैरासीटामोल रखते हैं, खांसी की दवा। पर मैं जब भी बाहर जाती हूँ सेशंस लेने के लिए या मुझे सोशल प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, मेकअप बॉक्स रखा है ना, वैसे एक साइकोलॉजिकल टूल आपके पास रखना, एंड इवन इट इज़ फॉर मेल आल्सो। ये कोई ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है जो मैं बताने जाऊंगी, क्योंकि जनरल डब्बा रहता है हमारे पास मेडिसिन का, है ना, वो मेडिसिन कोई भी खा सकता है। जैसे मैं अभी बताऊंगी वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। सबसे पहला तो एक पिरामिड है, हायरार्की, नीड जो होती है ना, हर व्यक्ति की अपनी एक नीड होती है। वांट एंड नीड में फर्क है। मेरी जरूरत है और मुझे चाहिए, ये दोनों चीजें अलग है। तो सबसे पहले बेसिकली एवरीवन हैज अ नीड जब फुलफिल होती है तो वांट में आते हैं लोग, फिर छीना झपटी में आते हैं। दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द नीड। सेल्फ एम्पावरमेंट में सबसे पहले मेरी नीड क्या है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट फॉर एवरी जेंडर। तो नीड में क्या है कि मास्लो नाम के जो साइकोलॉजिस्ट, मास्लो के सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका एक पिरामिड आता है, हायरार्की ऑफ नीड करके। तो उसमें अगर आप आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, वो एक टूल की तरह आप उसको यूज़ कर सकते टू मैनेज एवरीडे लाइफ कन्फ्लिक्ट और जनरेशनल गैप को फुलफिल करने के लिए। जो कन्फ्लिक्ट हमने बात की थी सास और बहू की, कि कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज, अगर सब लोग ये बात ध्यान रखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। ये पिरामिड क्या कहता है कि हर एक की एक नीड होती है। सबसे पहले अन्न वस्त्र निवारा, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है। उसके बाद दूसरी नीड आती है इमोशनल, बिलोंगिंगनेस, प्रेम, अफेक्शन। फिर तीसरी बात आती है कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, बिलोंगिंगनेस की आती है। फिर उसके नीचे सेफ्टी और सिक्योरिटी, मतलब बेसिक नीड के बाद आता है सेफ्टी सिक्योरिटी, फिर आता है बिलोंगिंगनेस, फिर आता है रिकॉग्निजेशन, और उसके बाद आता है एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। तो हर 5 स्टेज है। आप कौन से स्टेज में फिट होते हो आपको देखना है। यू कैन फाइंड आउट दैट ऑन गूगल, दैट ट्रायंगल।
तो नीड बेसिक सबकी पूरी हुई है, अन्न वस्त्र निवारा सबके पास मोस्टली होता है ना। जिनके पास नहीं है वो दे आर फाइटिंग फॉर दैट। अब ये होने के बाद सेकंड नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर इंसान दुनिया का कहीं पे भी जाओ, वो पहले अन्न वस्त्र निवारा ढूंढेगा, फिर ढूंढेगा सेफ्टी एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में फिर पैसे की भी आती है कि मैं सेफ हूँ क्या फिजिकली, फिर मैं ऐसा। फिर आता है बिलोंगिंगनेस, मेरी क्या क्या चीज़ें हैं, मैं नौकरी करती हूँ क्या, मेरे पास पैसे है क्या, मेरी प्रॉपर्टी क्या। फिर आता है रिकग्निशन, ये सब फुलफिल हो गया 3 लेयर। फिर चौथा लेयर आता है मैं क्या हूँ, व्हाट इज़ माई रिकग्निशन इन द सोसाइटी, कौन मुझे पहचानता है, मैं कौन बना हूँ, लोग मुझे कितना मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं। और फिर आता है एक्चुअलाइज। अब मुझे बताओ, क्या सारे लोग एक ही जगह पे होंगे क्या नीचे, क्या सारे लोग सेकंड लेयर में होंगे क्या, नहीं। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, शी इज डिफरेंट, एवरीवन इज डिफरेंट। तो फाइंड आउट वेयर यू आर। मे बी यू आर इन 2 स्टेप्स, हो सकता है कि आप 2 स्टेप में हो सकता है कि आप 3 स्टेप में काम कर रहे हो एक साथ। अब बहू उस घर में आई तो वो तो सेफ्टी सिक्योरिटी ढूंढेगी, वो ढूंढेगी मेरे नाम से क्या है। कोई लड़की तो आजकल नहीं देखा गया है, मैं कन्फ्लिक्ट हैंडल करती हूँ तो पहले तो प्रॉपर्टी पूछती है, पहले वाली लड़कियां कुछ और पूछती थी। इट्स अ जनरेशनल गैप। तो पहले तो ये ढूंढो कि मैं कौन से लेयर में हूँ, मेरी सास कौन से लेयर में है। शी इज फाइंडिंग एक्चुअलाइजेशन ऑफ लाइफ, यू आर फाइंडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो झगड़ा तो होना ही है। उसका मोटो ही अलग है, तुम्हारा मोटो अलग है। आपके हस्बैंड का रिकग्निशन पे चला गया, ही इज डूइंग जॉब, आप अभी छोटे बच्चे में बिजी हो। तो देयर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। फर्स्ट टूल ये हो गया, बिहेव अकॉर्डिंगली ना। ये भी सीखो कि सामने वाले की नीड पे वो कौन से नीड पे काम कर रहा है। अच्छा, ये सोच के कोई नहीं करता है, हाँ, ये तो फिर रिसर्च मेथड से बनाया गया पिरामिड है और जिसको स्टडी में अप्लाई किया गया। लेकिन जनरल पीपल डोंट नो। ये तो हम बता रहे हैं आप लोगों को, या साइकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि जब सबकी नीड ही अलग अलग हो रही है, एज वाइज हो रही है, तो कन्फ्लिक्ट तो आएगा। वो किसी और पे काम कर रहा है, आप किसी और पे काम कर रहे हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट होना ही है। तो ये भी एक टूल आपके पास होना चाहिए कि क्विकली यू हैव टू कम इन माइंड कि वो कौन सी नीड पे काम कर रहा है। एक ये मैनेजमेंट हो। दूसरा मैनेजमेंट में सर्कल पे बात कर रही थी कि जो हमने कन्फ्लिक्ट की बात की फैमिलीज़ में, मैं जनरली ये सर्कल फैमिली इश्यूज़ में बताती हूँ बहुओं को, या जो लड़की आती मेरे पास, लड़कों को भी, कि सेंटर पॉइंट में आप हो किसी सर्कल के, तो मेक अ सर्कल अराउंड इट, पुट द पीपल कि आपके फर्स्ट सर्कल में कौन है, सेकंड सर्कल में कौन है, लास्ट सर्कल में कौन है, अकॉर्डिंगली। मे बी वो ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं, दूर के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकता है, इन लॉज भी। उसके बाद डिसाइड करना कि उसके साथ मुझे कौन सा बिहेवियर करना है जब कन्फ्लिक्ट होता है। जब फॉर एग्जाम्पल हमने परिवार के लिए, तो मैं वही एग्जाम्पल लेती हूँ कि आपने सास की बात की, अगर आपकी सास आपके फर्स्ट सर्कल में है तो डोंट माइंड ना, वो आपको इतना प्यार करती कि आपने तो पहले ही उसको पहले सर्कल में रखा है, फिर वो कुछ भी बोल दे। आपके हस्बैंड अगर आपके पहले सर्कल में है, आपके कोई क्लोज फ्रेंड ऐसे है जो आपके पहले सर्कल में है, माइंड में वो सर्कल बनाइए, पेपर पे बनाइए, जैसे लिपस्टिक आप टूल बॉक्स में रखते हो अपने मेकअप बॉक्स में, तो वैसा ही ये सर्कल आपके माइंड में रखिए बना के, या पेपर पे डायरी में, कि ये अगर मेरे पहले सर्कल में, तो मैं क्यों माइंड करूँ इसकी हर चीज़ को, ये जैसा मेरे साथ बर्ताव करे, जैसे है तो मेरी पहले सर्कल वाली क्लोज ना। अगर सास आपकी लास्ट सर्कल में है, या कोई पड़ोसी आपने लास्ट सर्कल में डाल के रखा है जो हमेशा झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो रिमेंबर कि वो तो लास्ट सर्कल में है ना, तो मैं क्यों ध्यान दूँ उसकी चीज़ों को। वो मेरे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे, वो उसकी मर्जी, वो तो है ही नहीं, वो तो फेंका ही गया है ना, है मेरा पड़ोसी लेकिन है तो लास्ट वाले सर्कल में, तो कोई भी हो सकता है। तो ये दिस इज सेकंड टूल। थर्ड टूल अगर कहे तो मैंने कम्युनिकेशन मॉडल की बात की थी, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की, कि एवरी पर्सन हैज़ 3 कंपार्टमेंट ऑफ हिज थॉट एंड इमोशंस। तो जैसे पहले मैंने पिरामिड में बोला था कि वो कौन सी नीड पे काम कर रहा है वो सोचो, तो वैसे इसमें भी सोचना है कि वो जो व्यक्ति मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहा है वो कौन से कंपार्टमेंट में रह के बात कर रहा है। वो दिखेंगे नहीं, ब्रेन का स्ट्रक्चर तो कुछ और हम देखते हैं जनरली, ब्रेन का स्ट्रक्चर बोलो गूगल पे तो कुछ और आता है, लेकिन थॉट और इमोशंस का जो कंपार्टमेंट वाइज बना है, तो वो कौन से कंपार्टमेंट में जाके बात कर रहा है। एवरी डे 24 घंटे में हमारा कंपार्टमेंट चेंज होता रहता है।
अगर हम हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू द वर्बल, इट इज अवर वर्बल कम्युनिकेशन विद बॉडी लैंग्वेज, इट इज नॉन वर्बल आल्सो। अब इसमें क्या हो रहा है, हम दोनों जो बात कर रहे हैं, तो जो 3 कंपार्टमेंट है इसमें पहला आता है ट्रेडिशनली लोडेड, एकदम इमोशनल, सारी चीजें ट्रेडिशनल लेके बैठे हैं दिमाग में। सेकंड वाला आता है लॉजिकल, एकदम रैशनल चीजें बातें कर रहे हैं। और थर्ड वाला तो एकदम चाइल्ड जैसे बातें करना पूरा, वो भी इमोशनल लोडेड होते हैं। तो पेरेंट ईगो स्टेट, ऐसे स्टेजेस आते हैं। तो हम दोनों जो बात कर रहे हैं वो मिडिल वाले फेज में है हमारा दिमाग, हमारे इमोशंस और हमारे विचार। यू आर ऑल्सो टॉकिंग लॉजिकली, आई एम ऑल्सो गिविंग आंसर लॉजिकली, सो देयर इज नो कन्फ्लिक्ट। अगर आपने इमोशनल लोडेड होके मेरे से बात की कि प्रीति मैम आपने जो अभी सांस वाली बात की थी ना, वो तो मेरे मम्मी ने तो ऐसा कहा था, then there is a conflict because you go in that stage and I am in the middle stage. So like that, if anyone want, हम लोग ऐसे काउंसलिंग में ये कम्युनिकेशन मॉडल में ज़रूर सिखाती कि फाइंड आउट वेयर इट इज़ रॉन्ग। कम्युनिकेशन गड़बड़ है मतलब कन्फ्लिक्ट होना है, ये थर्ड टूल हो गया। एंड देन आई एम सेइंग अबाउट द CBT विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत जनरल बात होती है न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी कि एक ABC मॉडल आता है। तो ये CBT क्या होता है ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन मीन्स द थॉट। तो जो आपके विचार होते हैं वो इमोशंस में कन्वर्ट होते, इफेक्ट करते हैं, और इमोशंस आपको एक्ट करने के लिए प्रमोट करता है। मीन्स बिहेवियर जो दिखता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इमोशंस, एंड इमोशंस आते हैं विचारों से, थॉट से। ये पॉइंट मैं पेरेंटिंग में भी लेके जाऊंगी। जब एक इन्वायरमेंट में पले बड़े बच्चे दो एक घर में होते हैं, वो पॉइंट तब छूट गया था हमारा सिबलिंग का, चाहे फिर वो जुड़वा हो या अलग अलग पैदा हुए, वहाँ पे भी ये मैटर करता है कि परवरिश भले एक इन्वायरमेंट में हुई, पर उस बच्चे ने उस इन्वायरमेंट से क्या सीखा। एक ने पापा की मार खाती हुई मम्मी देखी और एक ने सहलाती हुई मम्मी, इट डिपेंड। तो वो जो थॉट उस बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के दिमाग में चलता है, वैसे उसके इमोशंस क्रिएट होते हैं इन एवरीडे लाइफ, इन एवरी मोमेंट, एंड एवरी मोमेंट ही इज बिहेविंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जिस मोड में हूँ तो मेरे थॉट जिस तरह से जा रहे हैं, माई एक्शंस आर डूइंग दैट वे, क्योंकि मेरा दिमाग मतलब मेरे थॉट्स मुझे इमोशंस क्रिएट करवा रहे हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम गिविंग पॉडकास्ट, आई एम गिविंग यू द आंसर्स एंड यू पीपल आर हैप्पी, एंड अगेन इट गिव मी द इमोशंस, ओ दे लाइक माई थॉट्स एंड आई एम so I am happy, so my body language is also showing you, oh ma'am is also happy, like that. तो ये CBT इस तरह से काम करते। तो जब हमारे पास इस तरह के क्लाइंट आते हैं इमोशनली डिस्टर्ब होते हुए, तो जो उसके थॉट्स होते हैं उस पर हम उसको बोलते कि उस पर काम करो। कौन से थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं पहले उसको नोट डाउन करो और उसको चैनलाइज करो। आपके थॉट अगर डिस्टर्बिंग है तो उसको रिकरेक्ट करो। देयर आर द टेक्निक्स हाउ टू डू इट, वो टेक्निक से फिर करने पड़ते। एक टेक्निक बता दो मुझे। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने सबसे पहले याद होगा बोला था मुझे कि इंट्यूशंस आते हैं कि अब कुछ बुरा होगा। कई मदर्स ना इस तरह से रोकती है अपने बच्चों को, मेरे मन में ना बुरा ख्याल आ रहा है, हस्बैंड को भी मेरे मन में ना ऐसे आ रहा है, कुछ होने वाला है। स्पेशली ओल्ड मदर्स भी रहती है, तो मुझे पता था ऐसे होने वाला है। ओके, नो इशू। इंट्यूशंस मीन्स द सिक्स सेंस, यू नो द इंट्यूशंस, 5 सेंस के बाद है ना, जो सेंसरी और 6 वाला होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन सबके पास होती है, बट जो डेवलप करता है उसका ज़्यादा वर्क करता है, जो डेवलप नहीं करता उसका कम हो जाता है। ये अलग पार्ट है। तो आपने जो बोला था कि CBT का एक एग्जाम्पल दो, कैसे आप उसको मैनेज करते हो। ये थॉट है जो इमोशन क्रिएट करता है, वो एक्शन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डर का लेते हैं और एक एडवांस वाला लेते हैं। तो डर का कैसे होता है, सपोज मैंने ये थॉट क्रिएट करती रही पूरे दिन, हाय मेरा बच्चा ना स्कूल गया, पता नहीं बस को कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर सच में ऐसा हो गया तो इट क्रिएट द फियर। फियर इज द इमोशन। अब इमोशन हो गया फियर, मैं डरने लग गई, मुझे ना रोना आ रहा है। जो ज़्यादा केयरिंग मदर होती है वो रोने भी लगती, सिर्फ इस थॉट से कि मेरा बच्चा पहली बार बाहर गया, कुछ हो जाएगा, एंड इट क्रिएट द थॉट एंड इट विल कम इन टू योर इमोशंस। बिकॉज मतलब इमोशंस मीन्स आपको दुख हो रहा है, आपको फियर हो रहा है, और फिर आपकी एक्शन क्या हो रही है, इसको फ़ोन लगा रहे हो, उसको फ़ोन लगा रहे हो, स्कूल में फ़ोन लगा दिया, बस निकली कि नहीं, ड्राइवर को फ़ोन, अब वो गाड़ी चला रहा है, वो आपका फ़ोन भी ले रहा है, और उसको आप डरा रहे हो, भैया मेरे को ना ऐसा थॉट आया कि गाड़ी को कुछ हुआ।
अब जो नहीं हुआ वो भी होगा, क्योंकि उसके दिमाग में भी आपने थॉट डाल दिया। तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा आपके थॉट को लेके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तो क्या मैम दरवाजे बंद कर दें हम अपने थॉट के? एक सिंपल सवाल, तो कैसे करें इसको? ऐसे करें कि आप उसको मैनेज करें कि जैसे थॉट आता है ना, देयर आर टेक्निक कि उसको बातों में आप डाइवर्ट कर दो। मैं जब ओल्ड पर्सन्स के सेशंस लेती हूँ ना, मैं उनको बोलती हूँ कि आंटी आप पेपर पे लिखिए क्या क्या थॉट आते हैं, तो वो लिखती है। फिर मैं उसको बोलती कि इसको पॉजिटिव के, जनरली उनके डर के रहते क्योंकि ओल्ड एज है, और फिर उनको डर लगता है बहू का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, पोते का क्या। तो मैं बोलती आप लिखिए, लिखने के बाद अच्छा हेल्थ का भी रहता है उनको। फिर मैं बोलती कि इसको एरो करके ना पॉजिटिव में बताइए, अगर मैंने बोला कि ये नहीं होगा तो क्या होगा इसके बदले में, देन शी विल राइट। हाँ, अब कैसे लग रहा है, नाउ फील गुड, बिकॉज फियर चला गया, हमने थॉट को चेंज किया, राइट। देन आपका चेंज हो जाएगा इमोशंस, और इमोशंस चेंज हो गए तो बिहेवियर भी चेंज हो गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज इसको शो करेगी। ये एक एग्जाम्पल था, ऐसा आप अपने थॉट के साथ आज करके देखना। आप यू कैन राइट डाउन द होल डे जितने भी थॉट्स आए, और थॉट्स तो आते रहते जाते रहते आते रहते जाते रहते, तो यू कैन मोल्ड इट, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक टूल है। अगर आप उसको प्रैक्टिस में डालेंगे ना, 1.5 months to 3 months इट विल एंटायरली चेंज योर थॉट प्रोसेस। बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं लोग। मैंने सबसे ज़्यादा काम इस पे ना एग्ज़ाम फियर पे किया। मेरा अभी एक बुक पब्लिश होने वाला है एग्ज़ाम फोबिया पे, तो उसमें मैंने ये डाला है। बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द थॉट। एंड ये कहाँ से आता है पता है? घर से, मम्मी से, परिवार से। पता नहीं पेपर कैसे जाएगा, पता नहीं हार्ड आएगा, पता नहीं इसको याद आएगा कि नहीं। आपने उसको थॉट दे दिया कि तुमको तो याद आएगा कि नहीं, हमें डाउट है। अब उसने क्या पिकअप किया? डाउट नहीं, मुझे तो याद आएगा ही नहीं। द वर्ड यू आर स्पीकिंग, ये होता है। नेक्स्ट टूल हम बता सकते हैं RECBT का, तो वो ना रैशनल काम करता है। ये हो गया डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जैसे ज़्यादा टाइम का नहीं है आपका प्रॉब्लम, तो एक आता है RECBT का, थेरेपी भी बोल सकते हो, टेक्निक। इसमें ये काम करता है आपकी बिलीफ सिस्टम पे। थॉट और बिलीफ सिस्टम बोथ आर डिफरेंट। बिलीफ सिस्टम ये होता है कि आपके अंदर का जो एक ठाम विश्वास है, वो चाहे वो सही और गलत कुछ भी हो सकता है। वो इरेशनल भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लॉजिकल इलॉजिकल कुछ भी हो सकता है, बस वो ऐसा ही है। जनरली ट्रेडिशनल चीज़ें या हमने जिस परवरिश, हमारे जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने की, वो एक बिलीफ सिस्टम, और प्लस हमने क्या लिया इन्वायरमेंट से इस एज तक आने तक। तो ये सारी उस तरह की, जैसे कि हमने बोला कि नहीं सांस तो ऐसी ही होती है, तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, नॉट एवरीवन, ये कहाँ लिखा है? दिस काइंड ऑफ वर्ड्स यू कैन चैलेंज योरसेल्फ कि ये जो मेरा बिलीफ सिस्टम है जो मुझे ट्रबल कर रहा है, वो कहाँ लिखा है। या फिर इसको चैलेंज करने के लिए हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं ड्यूरिंग द थेरेपी। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है कपल थेरेपी में। सारे थेरेपीज में RECBT काम करता है। इट विल टेक 3 months, 1.5 month टू वर्क ऑन दैट, एंड इट विल वंडरफुल टूल। एक एग्जांपल के साथ भी मुझे बताइए ये कैसे वर्क करता है। RECBT का जैसे कि ये ना पूरा 8-9 स्टेप का प्रोसेस है। उसका एग्जांपल देने से पहले मैं उसका आपको बेस समझाती हूँ। हम साइकोलॉजी मैंने पहले ही कहा था कि इमोशंस पे काम करता है, थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, बिहेवियर पे। तो देयर आर 8 kind of emotions. Emotions are always negative. Emotions are always negative. But as human being, as a living being, anybody can, animals, we are. तो इमोशंस होना ज़रूरी है, नहीं तो हम क्यों इंसान बनते, हम और कुछ बनते ना। तो बट इमोशंस आर नेगेटिव्स ऑलवेज, तो वो होते हेल्दी ही है, हेल्दी निगेटिव इमोशंस उसे बोलते हैं, ठीक है, RECBT। बट जब बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है हमारे विचारों का या इमोशंस का, वो अनहेल्दी निगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं। तो RECBT ये कहता है या इस पे काम करता है कि वो इमोशंस अनहेल्दी ना हो, दो इट इज़ द निगेटिव, पर वो अनहेल्दी नहीं होने चाहिए।
अनहेल्दी नहीं होने चाहिए। इमोशंस होने चाहिए क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो। इमोशंस हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, लेकिन उसको हेल्दी नेगेटिव रखिए, उसको यूज़फुल होना चाहिए आपके इमोशंस। मुझे आप मतलब किसी अपने बच्चे की केयर है इसीलिए मुझे डर है, बिल्कुल जायज़ है, आप मदर हो, आपका केयर करना स्वाभाविक है। आपके यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आने, नेगेटिव इमोशंस आने बिल्कुल जायज़ बात है, इट्स राइट, ऑल राइट। बट उसको आप अनहेल्दी वे में लेके जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इतने डिस्टर्ब हो रहे हो, आपने स्कूल में फ़ोन किया, आपने ड्राइवर को फ़ोन किया, आप बच्चे की दूसरे फ्रेंड की मदर को फ़ोन कर रहे हो, अभी टाइम हुआ भी नहीं, बच्चा घर आया कि नहीं, आपको आने वाला है, आपको उसके बाद आप करिए अगर चीज़ें ख़राब हो गई टाइम के बाद। लेकिन आपने पहले ही वो सब चीज़ें एक्ट में लाई, दैट इज़ अनहेल्दी, योर बिहेवियर इज़ अनहेल्दी। सेम फॉर द हर्ट, दुख होना, मैं बहुत हर्ट हूँ, हम वर्ड यूज़ गलत करते हैं। तो साइकोलॉजी में RCBT में स्केल होता है। हम क्लाइंट आते पूछते कि इस स्केल पे कहाँ पे है आपके इमोशंस, 10 पे है, 5 पे है, कितने नंबर दोगे? तो पहले दिन तो वो 9-10 ही रखता है, क्योंकि वो आता ही पेनफुल है हमारे पास। तो वो एंगर भी हो सकता है, हर्ट भी हो सकता है, इवन जेलसी ऑल्सो द नेगेटिव इमोशन। जेलसी को हम कभी भी इमोशंस में काउंट नहीं करते। हमें सिर्फ क्या पता है इमोशंस में, गुस्सा होना और दुखी होना, ये 2 जनरल स्टेटमेंट्स है सोसाइटी में कि ये इमोशंस है, या तो वो रोती है या तो गुस्सा होती है या होता है। बाकी भी इमोशंस है ना, गिल्ट है, मैंने अभी जेलसी बोला, सबसे बड़ा तो वही है, किसी का सक्सेस देख के। ये भी साइकोलॉजिकल एंटी सोशल बिहेवियर में चला जाता है, जब जेलसी ओवरफ्लो हो जाती है। जेलसी के चलते हुए मैंने अपने फ्रेंड के साथ ये हरकत की, या जेलसी के चलते हमने परिवार में ये चीज़ें की। तो अगेन इट गोज टू दैट नीड फ्लो ट्रायंगल। और जो अभी मैं बता रही हूँ कि ये कैसे निगेटिव है, जेलसी होना नेचुरल है भाई, इतनी सुंदर दिख रही हो या इतना सुंदर आपने घर, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे थोड़ी सी जेलसी हो गई, कोई बात नहीं, निगेटिव ही है इमोशंस तो पहले ही कहा थी कि वो निगेटिव है, बट उसे हेल्दी रखो। अगर मैं पूछती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सागर के पड़ोसी ने एक घर बनवाया, बहुत सुंदर है, सागर को जेलसी हो गई, होनी चाहिए भाई, सागर ह्यूमन बीइंग है, वो अनहेल्दी हेल्दी निगेटिव इमोशंस है, मुझे लगा कितना अच्छा घर बनाया। बट अगर मैंने सागर को पूछा कि ये स्केल है 0 to 10, सागर का इमोशंस क्या है, सागर ने बोल दिया मैम 9 और 10 है, मुझे बहुत जेलसी हो रही है, मैं कुछ तो कर दूंगा, गलत एक्शन कर दूंगा, कर भी लिया, हो सकता है कलर फेंक दिया या झाड़ खराब कर दिए, उनके घर के पौधे खराब, क्योंकि आपका अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस एक्शन में क्रिएट हुआ, यू डिड इट रॉन्ग वे, क्योंकि तुम्हें जेलसी हुई। लेकिन RCBT ये कहता घर उसका है, उसने मेहनत से बनवाया, तुम्हें जेलसी हो रही, बहुत नेचुरल बात है, क्योंकि इमोशंस नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन उसे हेल्दी रखो। 10 पे क्यों चला गया आपका इमोशंस, आपको 5 के कम रखना है। एंड देन देयर इज अ टेक्निक्स, देन देयर इज अ ट्रीटमेंट, देन देयर इज अ टेस्ट, देन वी विल वर्क ऑन दैट। ऐसे इस तरह से फिर वो काम करता है। एंड सेम फॉर द हर्ट, हर्ट का काम पड़ता है कपल्स में। मेरे वाइफ के एक्शन से मैं हर्ट हुआ, आई एम आस्किंग कितने हुए, वाई, तो उसके पीछे जेलसी थी क्या, कि वो अपने मैके से ज़्यादा जुड़ी है। वाइफ कहती कि मैंने ना गुस्से में ये फेंक दिया, क्यों, क्योंकि वो अपने मदर से ज़्यादा बात कर रहा था, तो ये जेलसी थी क्या, यस। कितनी होनी चाहिए, वो बात नहीं करेगा, यस करेगा, कितनी, इस तरह से हम लोग फिर वो ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं एंड इट वर्क्स। इमोशंस आर नेगेटिव और फीलिंग्स पॉजिटिव हो सकती है, कि इमोशंस भी फीलिंग्स को फिर इन्फ्लुएंस करते हैं ना, एक्शन फीलिंग फिर उस तरह के आने लगते हैं ना। हैप्पी फीलिंग्स में हम एक्शन अच्छी ही लेंगे, हमारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा दिखेगा सामने वाले को, तो वो इंटरलिंक बिलीफ और आपके थॉट, ये दोनों वर्क करते हैं, दोनों जाते हैं फीलिंग्स में, और फीलिंग फिर एक्शन क्रिएट करता है। मुझे किसी के लिए बहुत प्यार आ रहा है, इट शोज इन द एक्शन। मुझे जेलसी हो रही, वो शो करता है। सब चीज़ें शो होती है एक्शन से। एंटी सोशल बिहेवियर जो हम टीनेजर्स को देखते हैं करते हुए, तो वो क्या है, उसका एक्शन है। पुलिस एक्शन पे काम करती है, समाज एक्शन पे काम करता है। हम जजमेंटल हो जाते, कितनी खराब परवरिश थी इस बच्चे की, मार ही डाला,
इस एक स्टेटमेंट के पीछे पूरा उसका बचपन तक जाना पड़ता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, वो किस इन्वायरमेंट में था, उसके निगेटिव या पॉजिटिव इमोशंस थे क्या, हाउ इट कन्वर्ट इन एक्शन, इतना क्रूएल एक्शन उसने क्यों लिया, मस्ट बी देयर इज समथिंग। और जो RACBT का जो है ना, ऐसा होना ही चाहिए, ये जो एब्सोल्यूट मस्ट होता है ना, ये बहुत ट्रबल करता है। ये फिर ईगो, इमोशंस, मोस्ट ऑफ द कपल्स वर्किंग ऑन ईगो फाइट होता है ज़्यादातर। मैं इस घर का बॉस हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है। जो नौकरी वाली बात हमने पहले की थी कि लड़कियां कमाती नहीं हैं, तो वो वहीं पे जाती है, वो बेचारी काम कर रही है, वो सारा घर संभाल रही है, तो वो पेड नहीं है सर्विसेज, उसमें पैसे नहीं मिलते। बट ईगो क्या कहता है, कमाता तो मैं हूँ ना। कभी कभी वर्षा भी ना, वाइस वर्षा भी है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द जनरल सिनारियो। तो ये एक चीज हुई। मुझे लव की फीलिंग गई, तो उसके नीचे कौन से इमोशंस हो सकते हैं? लव, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले, मैं नाम तो नहीं लूंगी उस कॉलेज का, एक उन्होंने वो रखा था डिबेट, लव वर्सेस मनी। तो स्टेटमेंट ही गलत था। लव का मतलब, जैसे तो आपने पूछा लव, तो लव मीन्स दो तरह के होते हैं। अपने पार्टनर के साथ जिनकी शादी हो चुकी है, जिसे जनरल स्टेटमेंट में हम प्यार बोलते हैं। लव मीन्स प्यार, अगर आप मीनिंग ढूंढने जाओ। अब इसमें इतनी गहराई है सागर, अगर हम बोलेंगे तो और मैं 15 मिनट लूंगी, और मजेदार हो रहा है कन्वर्सेशन में, बताती हूँ आपको। अब देखो, प्यार, लव, अब वहां पे भी दो चीजें हैं। एक आपके अपोजिट जेंडर के साथ होने वाला प्यार, जो कि आपकी फिजिकल नीड भी है, इमोशनल नीड भी है, वो प्यार। जैसे कि जो लव अफेयर हम बाहर देखते हैं, वो टीनेजर में आने के बाद, जनरली इट स्टार्टेड विद द स्टार्टिंग ऑफ योर टीनेज, जनरली 13 जब लगता है आपकी एज को, तो वहां से थोड़ा अट्रैक्शन चालू होता है। मुझे इस लड़की से प्यार हुआ, ऐसे मीनिंग भी नहीं समझता है, तब भी बच्चे ऐसा शुरू होता है। अब ये प्यार मीन्स अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन भी होता है। दूसरी नीड क्या होती है, इमोशनल नीड। स्टार्टिंग में इट्स इमोशनल नीड, देन इट कन्वर्ट इनटू, अगर ठीक से चैनलाइज नहीं हुआ, देन इट गोज टू फिजिकल नीड। अब वो तो फिर और क्या क्या होता है, वो तो अलग ही एक मुद्दा है, वो हम बात करेंगे टाइम परमिट्स अस, बट आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये हुआ लव, मुझे इस लड़की से प्यार है वगैरह वगैरह वाला चक्कर, या वाइफ के बारे में या अपने हस्बैंड के बारे में, तो ये अलग बॉन्ड हुआ, फिजिकल विद इमोशंस। तो लव ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि प्रीति मैम इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, लवली लुकिंग लवली, लेडी, या फिर ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट द सुपरफिशियली कि इट्स गुड पर्सनालिटी, या किसी के बारे में, हमारी कोई कलीग है, सपोज मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मेरे वो वाले रिलेशन नहीं है जो बाद में इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड में जाने वाले, बट जस्ट वी आर द फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी लव है, बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ लव ना। पक्षियों के साथ भी हमें लव होता है, प्राणियों के साथ भी होता है, जहाँ पे इमोशनल एक्सचेंज होता है, बट वहाँ फिजिकल का कोई मायने नहीं रखती चीजें, वो मिले नहीं, मतलब वो होता ही नहीं उसमें। तो ये लव की अलग अलग डेफिनेशंस है। अभी जो सोसाइटी में लव को लेके जो अलग अलग सिनारियो हम देख रहे हैं एज वाइज, यहाँ पे अगेन टू थिंग्स, एवरी टाइम देयर आर टू। एक टीनेजर वाला लव जो अभी है, बाद में मे और मे नॉट बी, लॉन्ग टर्म चलेगी कि नहीं, इट कन्वर्ट इनटू रिलेशनशिप। दूसरा लव आता है लिव इन रिलेशनशिप। तीसरा लव आता है जस्ट शादी तो करनी ही है, बिल्कुल, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब पहला वाला लव है, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, पता नहीं, बस है, पसंद है, चल रही बातें, और आगे जाके क्या होने वाला है वी डोंट नो, बट वी लव ईच अदर, घूम रहे, फिर रहे, सब कर रहे। उसमें भी फिर फिजिकल में जाना है कि नहीं, वो रिलेशनशिप में काउंट करते। दूसरा आता है लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कंसेप्ट चल रहा है। अब उसमें भी कुछ रिलेशनशिप बाद में बॉन्ड हो जाता है, शादी कर लेते हैं, काफी मतलब फिर उनका परिवार अच्छे से चलता है। कुछ लोग 4 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में छोड़ भी देते। अब वो सच में लव था या सच में वो फिजिकल था, या जस्ट ट्रेंड चल रहा है इसलिए आप चल रहे हैं। तो रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर इमोशनल। पहले तो आप पहले खुद को जानो कि मुझे ट्रेंड के साथ चलने के लिए लिव इन चाहिए, फलाने ने किया तो मैं करूं, मेरे फ्रेंड ने किया इसलिए करूं, नहीं ट्रेंड है इसलिए करूं, ये एक लव है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ट्रेंड के साथ। मुझे जिस दिन जिस लड़की से या लड़के से या
होगा, मैं आगे रिलेशनशिप में जाके शादी करूंगा और अपना परिवार बसाऊंगा, ये अलग एक कंसेप्ट है, इमोशंस है, बट उसको अनहेल्दी वे में ले जाते हो बिकॉज ऑफ समथिंग हैपन इन द सोसाइटी, ट्रेंड यहाँ जा रहा है, रील्स का ट्रेंड है, या ऐसा सोसाइटी में चल रहा है, लिव इन वाला चल रहा है, तो फर्स्ट तो अपने पे वर्क करिए कि आपको क्या चाहिए। लास्ट वाला टूल ये रहेगा कि एक वर्ड याद रखना है, चॉइस वाला, कि मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मैं डिसाइड करूंगा और करूंगी मुझे क्या चाहिए। दुनिया तो खूब सारा परोसेगी, बाहर तो बहुत कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, what you want to pick up, it is your choice, or remember this always, you are responsible for your choices। आपने चॉइस किया भाई, आज तक आपके पेरेंट्स ने किया होगा, हम बोल सकते हैं कि ओके उन्होंने चॉइस किया तो हम यहाँ तक आए। कई बार आज भी ये जनरेशन बोलती कि हमारे माँ बाप ने ये किया, हमारे पेरेंट्स ने ऐसा दिया वैसा दिया, तो नाउ इट इज़ योर चॉइस। आज से ये डिसाइड करो कि मैं जो भी चॉइस करूँगा करूँगी, मेरी जिम्मेदारी है, किसकी हेल्प चाहिए मैं लूंगा, ये भी एक टूल है। एक ये भी होता है ना, सोसाइटल प्रेशर भी होता है। अब उस प्रेशर में कैसा होता है कि अगर आप रिलेशन में नहीं हो तो आप फेलियर हो, काइंड ऑफ ऐसे है ना, तो फिर नेचुरली वो सोसाइटल प्रेशर लेके आदमी वैसे एक्ट भी करने लग जाता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि आपकी चॉइस है, बट कभी कभी वो चॉइस सोसाइटल प्रेशर से भी आती है, तो वो चॉइस को हम कितना प्योर खुद कैसे रख सकते हैं? चॉइस है प्योर कैसे रख सकते हैं, तो देखो लव को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में ले तो प्यार, इट मीन दैट कि इट्स अ ट्रेंड इन द सोसाइटी कि सबकी अपनी गर्लफ्रेंड है, या इस तरह की रिलेशनशिप में आजकल सोसाइटी का ज़्यादा जो सोसाइटी प्रेशर आपने बोला, नॉट नेसेसरी, ये भी फिर से परोसा ही गया है। क्योंकि देखो हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आजू बाजू में देखते हैं, तो वो उनकी चॉइस है। आपको अगर करनी है तो आप ज़रूर करिए, कोई उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। सबको अपना एक अपोजिट जेंडर वाला सपोर्ट चाहिए रहता है एक पर्टिकुलर एज में, नो इशू, बट उसको हैंडल भी तो उस तरह से करो ना आप, उस तरह से हैंडल भी करो ना कि किस तरह से आप रिलेशन को मैनेज कर रहे हो। अब नया ट्रेंड मैंने ये भी देखा है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, तो इसमें तो आपका चॉइस हो सकता है ना। पहली बात तो सोसाइटी प्रेशर अच्छी चीज़ों के लिए करो। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में रहना एक अच्छी चॉइस है, सोसाइटी प्रेशर उससे कम हो रहा है, क्या सोसाइटी प्रेशर को मैनेज करने के लिए आप गलत चीज भी करोगे? बट इसको वैलिडेट भी कर दिया जाता है ना एक्सप्लोर वर्ड से। इज देयर एनी डेफिनेशन फॉर एक्सप्लोर होने के बाद आपकी वो चॉइस यहाँ पे आके रुकने वाली है? बिकॉज मल्टीपल एक्सप्लोरेशन वर्क्स इन नॉन लिविंग थिंग्स। रिमेंबर दिस फॉर यंग जनरेशन ऑल्सो, आई एम सेइंग दिस, multiple exploration for best and better and best for the non living thing। मुझे कार लेनी है, मैं 10 जगह पे एक्सप्लोरेशन करूँगी, हर कंट्री में करूँगी, अगर ज़्यादा पैसा है तो बेस्ट चॉइस करूँगी, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। क्योंकि एक तो मॉडल ऐसा मिलेगा जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है। तो क्या लिविंग बीइंग के लिए पॉसिबल है? आप मल्टीपल रिलेशनशिप का अगर हम ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैं मल्टीपल एक्सप्लोरेशन करूँगा क्योंकि दुनिया यही कर रही है, ट्रेंड है, उसके बाद में एक रिलेशनशिप को चॉइस करूँगा, इज इट पॉसिबल? लॉजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, रैशनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई व्यक्ति परफेक्ट हो सकता है ना? फॉर एग्जाम्पल यू आर मेल, है ना, तो आपने किसी लड़की को ढूंढा, हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं, हम सामने बैठ के बात करें। आपने कहा कि एक्सप्लोरेशन के लिए मैंने मल्टीपल चॉइसेस रखी है मैम, क्योंकि ट्रेंड तो वही चल रहा है, लिव इन में रहो, चॉइस करो, नहीं पसंद आए छोड़ के दूसरा। इट रियली वर्क? नो, क्योंकि परफेक्ट क्यों होगी वो? कहीं ना कहीं तो दूसरा कुछ फॉल्ट निकलेगा, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है, ही इज लिविंग बीइंग, शी इज लिविंग बीइंग, उसके इमोशंस डेली चेंज होंगे, उसके साथ जो जो घटनाएं होंगी वो उस तरह से एक्ट करेगी, फिर आप उसको छोड़ दोगे क्योंकि आज उतार चढ़ाव है, आज पैसे की कमी है, आज ये है वो है, तो चेंज होगा, फिर दूसरा मॉडल ढूंढोगे, फिर दूसरे की भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, सेम फॉर द अपोजिट।
आपको भी कोई ढूंढेगा, फिर आपको छोड़ के दूसरे को पकड़ेगा। तो ये आई डोंट थिंक दिस ट्रेंड विल वर्क लॉन्ग टर्म, एंड वर्क भी करता आया होगा, फिर भी इसका जो साइड इफेक्ट समाज आज देख रहा है या भुगत रहा है वो अपने सामने है। इनसाइड अगर जाओ, हमें पूछो साइकोलॉजिस्ट को, तो कितना डैमेज है, साइकोलॉजिकल डैमेज है, सोसाइटल डैमेज है, फिजिकल डैमेज है, लड़कियों का, लड़कों का भी है। मेरे पास ऐसे केस भी आए हैं कि 4-4 साल आप रिलेशनशिप में हो, अगर हम ये बोलते हैं सच्चाई, बोलते हैं ना साइकोलॉजी की पूरी सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए, बट फॉर सोसाइटी वेलबींग आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। मे बी फ्यू पीपल डोंट लाइक, मे बी फ्यू लाइक, बट इट्स माई ड्यूटी कि ये जो डैमेज हो रहा है, हु विल मैनेज दिस देन? हम आगे पीढ़ी के लिए क्या तैयार करके जा रहे, कौन सी सोसाइटी? सो अगेन वी आर बैक टू ट्रेडिशनल वे कि वो स्वयंवर होता था, लाइक दैट हो गया, बट वो तो स्वयंवर भी नहीं रहा। स्वयंवर में तो कम से कम पहले मिलते ही नहीं थे, एक दिन ही खड़े होके फिर चॉइस होती थी। यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। मुझे लगता है इसके साइड इफेक्ट बहुत है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी। ये मेरे ओपिनियन है एज अ साइकोलॉजिस्ट कि उसके सारी तरह से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कोई ह्यूमन बीइंग परफेक्टली आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अभी ज़्यादा डिवोर्स बढ़े हैं, शायद यही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं लोग कि बेटर देन दिस। तो प्रॉब्लम मे बी उनमें ना होते हुए अपने में ही हो सकता है, ये एक्सप्लोरेशन का, कि वी आर फाइंडिंग परफेक्शन। हम खुद भी परफेक्ट नहीं है, तो मे बी प्रॉब्लम उधर ढूंढने से अच्छा अपने अंदर ढूंढना ज्यादा जरूरी नहीं है। साइकोलॉजिकली मुझे लगता है प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। हर व्यक्ति वैसे ही पला बड़ा है जैसा उसको माहौल मिला है, जैसी उसकी परवरिश हुई। यू हैव टू एडजस्ट विथ ईच अदर। उसका कुछ ले लो, अपना कुछ दे दो, और कॉम्बिनेशन बना के चलो। इट्स अ वंडरफुल जर्नी, यू नो। इफ यू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, इट्स वेरी वंडरफुल जर्नी। अगर उसको उस एंगल से देखो तो कि कितनी अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी है कि एक सर्टन एज के बाद आपको एक पार्टनर मिलता है। मल्टीपल ढूंढने की ज़रूरत नहीं, जो मिला है उसे बेस्ट बनाओ। याद है पहले कपड़ा लेके कपड़े सिलाते थे, अभी हम बेस्ट के चक्कर में 10 मॉल घूम के आते हैं। इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन रिलेशन, मेरा जहाँ तक मैं अगर सोचूं तो मुझे लगता है कि उस रिलेशनशिप को आप ब्यूटीफुल बना के जर्नी कर सकते हो। आफ्टर ऑल यू शुड नो व्हाट इज द गोल ऑफ दिस जर्नी। ट्रेंड चल रहा है इसलिए आप कर रहे हो कि आपको सच में ऐसा लग रहा है, या कंफ्यूज हो? पहले तो ये क्वेश्चन यंग जनरेशन को पूछना चाहिए कि ट्रेंड है, उसने किया, सोसाइटी का प्रेशर है, मुझे नहीं करा तो वो लोग मुझे शामिल नहीं करेंगे। या तो वोट चल रहा है आपके दिमाग में, या सच में आपको वो पसंद नहीं है, आपने दूसरा ढूंढ ली, या तीसरा पता ही नहीं है कहाँ जाना है। मोटो क्या है? जस्ट एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कि लाइफ लॉन्ग आप साथ देने वाले हो? ये सारे सवाल आप इंडिविजुअल सेंटर आप हो सवालों का। पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछो, 10 क्वेश्चन लिखो। मुझे रिलेशनशिप में क्या ढूंढना है? मैं कौन से टाइप के लड़का लड़की ढूंढ रही हूँ? मुझे सोसाइटी प्रेशर में जीना है या खुद के प्रेशर में? ये सारे सवाल आप, मुझे तो लगता है बच्चों को, मतलब यंग जनरेशन को ये करना चाहिए। सारे रिलेशन कहाँ सक्सेसफुल है इतना ढूंढने के बाद? इसी चक्कर में तो डिवोर्स बढ़ रहे हैं ना शायद। बेस्ट तो आई थिंक जो पार्टनर मिला है वही बेस्ट है, ऐसा समझ के चलना। वही बेस्ट तो नहीं बोल सकते, समथिंग आपसे डिफरेंट तो होगा ही वो, क्योंकि पहले ही कहा कि इंडिविजुअल यूनिक होते हैं। एक लास्ट टूल ये भी हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को जैसे आप पार्टनर करके चुनते हो तो वो यूनिक है ना, वो यूनिक है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट डेवलप करो। रंग रूप रेशा हर चीज़ आपकी यूनिक है। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आपके थॉट जैसे किसी के नहीं, थॉट थोड़े मैच करेंगे, सब कुछ तो डिफरेंट है। तो कहाँ से मैचिंग मिलेगा? क्यों मैचिंग ढूंढना है? अनमैचिंग में मैचिंग करो ना, कितना मजा आएगा। और पता है शादी के एक सर्टन साल बाद इतने एक्सचेंज होते हैं थॉट और इमोशंस, पता ही नहीं चलता है कब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मैं उसके जैसे हो गई और वो मेरे जैसा हो गया। तो यूनिकनेस में क्यों सेम पार्टनर ढूंढना है? मुझे ये यंग जनरेशन का ये कंसेप्ट थोड़ा सा ये लग रहा है, आपके जैसा कैसे मिल सकता है? वो तो अलग है, वो इंडिविजुअल ही अलग है। वो कार थोड़ी है कि किसी कंपनी ने एक जैसे सारे मॉडल बनाए।
आपका मॉडल ही अलग होगा एंड एक्सेप्ट इट, देन मेक अ चेंज व्हाट यू वांट विथ एक्सेप्टेंस. डिड शी लाइक, उनको पसंद है वो चेंज किया हुआ या आपको पसंद है वो चेंज किया हुआ, मेरीली यू कैन एक्सेप्ट इट, देन इट विल बी द वंडरफुल रिलेशनशिप. अदरवाइज तो आप किसी के साथ भी रहो ये गलत कंसेप्ट लेके कि यूनिक, मुझे कोई सेम मॉडल, द वन का एक कंसेप्ट है. उसको The one बनाओ ढूंढ ना रहा हूं मैं. हाँ, द वन को बनाओ आप, उसको बनाओ, वो ज्यादा चीज मजा आएगा. बट उसके लिए बहुत ब्रॉड माइंडेड, बहुत सारी चीजें, और वो आपको साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं इस चीज में. कभी जाके ऐसे मिलो ना, साइंटिफिक बात करो. सच में. yesterday I have that one boy come to me and he shared me everything. 4 years के बाद now he realized कि वो लड़की मेरे लायक नहीं थी. तो 4 years पहले क्या देखा था, अब कौन सी मिलने वाली है मैचिंग. तो let's make her like you. She is following you and you want to leave her. कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या प्रॉब्लम्स है रहे दोनों के बीच में. वो भी है. और मुझे लगता है पहले खुद को जानना चाहिए कि मुझे सच में क्या चाहिए, व्हाट आई एम फाइंडिंग. अगर 4 साल में भी नहीं फाइंड कर सके तो क्या फाइंड आउट कर रहे हो, क्या चाहिए पार्टनर में. ट्रस्ट चाहिए, अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, पैसे वाली चाहिए, पैसे वाला चाहिए, व्हाट जो नॉर्म्स है किसी भी ह्यूमन बीइंग की वो पहले लिखो. अच्छा, इमोशंस है क्या, है राइट. पैसा है क्या, है राइट. ऐसा लिखो एटलीस्ट. बट एटलीस्ट फाइंड आउट कि तुम्हें क्या चाहिए. जैसे हम किसी मॉल में सपोज गए तो हम पहले सोच के जाते हैं ना मुझे क्या चाहिए, वैसे आपके पार्टनर में आपको क्या चाहिए. इसलिए नहीं कि ट्रेंड चल रहा है. तो फिर तो हमेशा ऐसे किसी प्रेशर में आओगे तो आपका इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगा. तो दोनों के मैच करने चाहिए. फिर जो मेरे वांट्स है और जो मेरे पार्टनर के वांट्स है वो मैच करने चाहिए. अगेन इट डिपेंड्स. वांट मींस व्हाट डू यू वांट टू से. जैसे आपने बताया कि इमोशनल, फाइनेंशियल और ये जो मुझे जो रिक्वायरमेंट चाहिए एक लाइफ पार्टनर में या ऐसे कुछ, तो सामने वाले पार्टनर के और अपने पार्टनर के कुछ मेरी क्वालिटीज उसके लिस्ट में होनी चाहिए, उसकी क्वालिटीज मेरी लिस्ट में होनी चाहिए. ऐसा देखो ये बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है. आई एम ट्राइंग टू गिव यू आंसर इन सिंपल, बट एक स्टेटमेंट में देती हूँ. देखिए मैरिज लाइफ और मतलब विदाउट मैरिज वाली रिलेशनशिप और मैरिज वाली रिलेशनशिप, ठीक है. मैरिज वाले रिलेशनशिप के इंग्रेडिएंट ही अलग रहते हैं, ठीक है. सिर्फ रिलेशनशिप रखना है विदाउट मैरिज, उसके इंग्रेडिएंट अलग है. मज़े करो, पैसे उड़ाओ, खाओ पियो या इमोशनल बॉन्ड करो और जो भी तुम्हारे मन में वो करके फ्री हो जाओ, क्योंकि थॉट तो यही था कि छोड़ना ही है, दूसरी ढूंढनी है. मैरिज की थॉट्स वैसे नहीं रहते. मैरिज की इंग्रेडिएंट ही अलग है. इसके साथ साथ मैरिज में और प्लस चीज़ें, ट्रस्ट, फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. मैरिज में 2 चीज़ें काम करती है ना, एक आप दोनों के रिलेशन साथ वाले और एक इंडिविजुअलिटी. इंडिविजुअली यू आर डिफरेंट एंड विथ पार्टनर यू आर डिफरेंट. आपके दोनों के मिलके नीड्स अलग है और इंडिविजुअल नीड अलग है. रिस्पेक्ट ईच अदर विथ इंडिविजुअल. ये मेरी वाइफ है, उसकी भी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है. ये मेरा हस्बैंड है, इसकी भी एक इंडिविजुअलिटी है. बट टुगेदरली वी हैव टू ग्रो एज अ फैमिली. बच्चे पैदा करने हैं, फैमिलीज के साथ में चलना है. तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है यंग जनरेशन के. फ्लो के साथ चलना है, ठीक है, एडवांस है, न्यू जनरेशन है, एक्सेप्टेंस है, बट बेस तो गड़बड़ हो रहा है ना. क्या रिलेशनशिप में पॉजिटिव होना प्यार बोल सकते हैं? पॉजिटिवनेस के 2 चीज मतलब अलग एस्पेक्ट ये है कि जेलसी में से उत्पन्न हुआ पॉजिटिवनेस. फॉर एग्जाम्पल 2 सिनारियों में कि फैमिली में क्या होता है, जब हस्बैंड ज़्यादा डिक्लाइन टू हिज फैमिली, मदर और फादर की तरफ, देखा होगा जनरल झगड़े इसी वजह से होते, तो वाइफ को एक पॉजिटिवनेस फील होना चाहिए क्योंकि उसका हस्बैंड है, वो उस घर में उसी ले आई है. और वो थोड़ा सा फिर वो उस तरह के एक्ट करने लगती है कि तुम उधर ही बात करते हो. और वो कभी कभी ज़्यादा झगड़े होते हैं, फिर माँ का ही बना फिरता है, माँ का ही बेटा है वो भी. अब यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न ये है कि माँ की नाड़ी बेटे के साथ जुड़ी है, तो वो कैसे टूट सकता है. यू कैन इमेजिन फॉर योर चाइल्ड आल्सो ना
पहली बात। दूसरी बात, पॉसेसिव होना बहुत स्वाभाविक है। अगेन इट इज़ द इमोशन। प्यार है इसलिए इमोशन है, होना चाहिए, पर हेल्दी है कि अनहेल्दी है? आप होने दो, हेल्दी रखो। हाँ भाई, मेरा हस्बैंड है, मुझे उतना लगना स्वाभाविक है, बट लेट मी अंडरस्टैंड दैट वो उनका भी बच्चा बेटा है, वो सालों से साथ में है, उनकी नाड़ी वहाँ जुड़ी है, मेरा परिवार है, तो उनका तो हक रहेगा। आप जीतो अपने हस्बैंड को, उतना टाइम जाने दो, आप उस तरह के बनो। हो सकता है वो आपकी तरफ ज़्यादा डिक्लाइन होने लगे, टाइम बीइंग डिपेंड। पर कभी कभी पॉसेसिवनेस इतना बढ़ता है कि वो लिटरली वो लड़की या लड़का वो तोड़ देते हैं रिलेशन। मुझे मेरा पूरा चाहिए, मेरा ही हस्बैंड है पूरा। अगेन यू आर डैमेजिंग द सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, द रिलेशनशिप, पूरा डैमेज। तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से ले जा रहे हो। तो कोई भी चीज़ अनहेल्दी होने तक मत रखो, उसके साइड इफ़ेक्ट को देखो। कई बार तो इतने पॉसेसिव बॉयज़ भी देखे मैंने, बिना शादी उस लड़की पे इतना हक जताते हैं कि आपने बाहर देखा होगा ना, मार देते हैं। एक प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को किसी के साथ देखा तो मार दिया, तो वो तो अनहेल्दी पॉसेसिवनेस हुआ। आप प्राइवेट में बात करके उसको समझा सकते थे कि तुम किससे मिल रही हो। उसकी एक वर्ड और आता है लव में, एक टेंडेंसीज मतलब आदतन अपराधी, ऐसे वर्ड्स यूज करते ना। तो ये आदतें जो है आपकी, आदतन मत बनो उस चीज़ के, उसको कंट्रोल में रख के बात करो, उसको एक्शन में लेके आप इतना अनहेल्दी बना देते हो कि फिर वो क्रिमिनल एक्ट होने लगता है, एंटी सोशल बिहेवियर होने लगता है। तो ये बहुत एनालिसिस की ज़रूरत है इसकी। अब जैसे एक रिलेशन होता है, तो जैसे पेरेंट्स और बच्चों में भी होता है, तो एक अनफुलफिल्ड डिजायर्स होता है कंटिन्यूस में, कि जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया तो मैं बच्चों के लिए ऐसा करूँगा, बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। फिर एक निगेटिव वाला भी आ जाता है उसमें, जिसमें ऐसा होता है कि बच्चा, यानी मैंने कुछ चीज़ लाइफ में अचीव नहीं किया है, या पेरेंट्स ने कुछ अपने लाइफ में अचीव नहीं किया है, तो वो बच्चों पे अपने ड्रीम्स को फोर्स करना चालू कर देते। मैंने इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, तू इंजीनियरिंग कर, काइंड ऑफ ऐसे। तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है? बच्चों के लिए भी है ना, वो उनको कैसे फ्रीडम देना चाहिए उस चीज पे, और पेरेंट्स ने इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए? पेरेंटिंग ना कैसे होती है, ये भी एक सीक्रेट है। अगर ये समझ में आ जाए तो और जर्नी हैप्पी होती है पेरेंटिंग की। कि कभी भी आप देखना आपके आजू बाजू वाले एग्जाम्पल, अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया ना कि ओवरलोड कर देते हैं पेरेंट्स, वो क्या होता है कि जो हमारे साथ नहीं हुआ, नहीं मिल पाया, वो हम अपने बच्चों को देंगे। ये पेरेंटिंग का एक स्टाइल है। जो लास्ट जनरेशन ने नहीं किया वो हम अपने बच्चों के लिए किया। आप अपना भी सोच के देखना। फॉर मी, अगर आप पूछते हो कि मैंने कुछ करियर चॉइसेस को लेके या मेरे साथ जेंडर इक्विटी का ये अन्याय तो नहीं हुआ खैर, बट जो मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंटिंग करते हुए मेरे साथ चीज़ें हुई ना, वो मेरे आगे वाले जनरेशन के साथ ये बहुत नेचुरल चीज़ है। आप किसी का भी एक एनालिसिस उठा के देखना सोसाइटी में ये ख़त्म होने के बाद, कि इन्होंने ये जो अपने बच्चों के साथ किया ना, ये क्यों किया? क्योंकि बचपन में उनके साथ ये चीज़ें हुई नहीं थी। जैसे बोलते हैं मेरे पापा ने प्रॉपर्टी जमा करके नहीं रखी ना, तो देखना शादी के मतलब बच्चे होने के बाद उनका फोकस उनके बिहेवियर और स्टडीज़ में कम रहता है, प्रॉपर्टी जमा करने में ज़्यादा रहता है। करते नहीं, ऐसा नहीं, फोकस इधर ज़्यादा रहता है क्योंकि उनको जीरो से स्टार्ट हुआ। बोलते मेरे बच्चों को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सेम फॉर एवरीथिंग। जैसे माँ को अगर फ्रीडम नहीं मिला हो घर में अपने पेरेंट्स के बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो वो अपनी बेटियों को थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम देती, बहुत तो नहीं देती पर देती है, कि जो मैंने भोगा है ना, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, तुमको इससे ज़्यादा अच्छा मिलना चाहिए। इट इज़ द जनरल टेंडेंसी। अब रहा प्रेशर, आपने जो करियर का बोला, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरे ऊपर ध्यान दिया होता या उस तरह से मेरे पीछे लगे होते तो आज मैं कहाँ होता। हाँ, जो डिज़ायर उनके नहीं हो पाए या जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला लायक होते हुए भी, तो वो अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। अब वो सीधे से नहीं होता है तो फिर कभी कभी वो प्रेशर करते हैं। और सेकंड चीज़ ये होती है कि सोसाइटी का जो अभी सिनारियो है या टाइम बिंग जो चीज़ें चलती रहती है एजुकेशनल फील्ड में, उस तरह से वो अपने बच्चे को देना चाहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात,
सोसाइटी का वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की इसी फील्ड में है, इसी कॉलेज में है, सोसाइटी का एट द सेम टाइम उनको सोसाइटी का प्रेशर भी अपना वो रखने के लिए, तो वो भी एक नीड है। अगर उसको अगेन आई एम सेइंग कि उसको अनहेल्दी ना होने दो तो बेस्ट थिंग है, बस अनहेल्दी में नहीं जाने देना चाहिए चीज़ों को। आप फ्रेंडली बनो अपने बच्चे के साथ, बाहर से हेल्प ले लो करियर को लेके, बिना प्रेशराइज किए भी आप चीज़ों को कर सकते हो, बट तरीके ही नहीं पता है लोगों को। उनको वही पता रहता है पेरेंट्स को जनरली कि मारने से, प्रेशराइज करने से, या फिर तो ये अलग अलग एक चीजें ये हैं। पॉइंट भी होता है ना कि माँ बाप बच्चों का बुरा नहीं सोचते। वही है ना जो आपने स्केल की जो बात की। हाँ हाँ हाँ, सोचते नहीं है। ये हमें एज अ पेरेंट सबको लगता है हम सोचते नहीं है, बट लेट्स टर्न द सिचुएशन। ये कॉइन की एक साइड हुई, अगर हम कॉइन हाथ में पकड़े तो एक साइड में पेरेंट्स है जो कभी बुरा नहीं सोचते, ये पेरेंट्स को लगता है। जस्ट टर्न द साइड एंड आस्क योर चाइल्ड कि क्या लग रहा है आपके पेरेंट्स के बारे में, तो वो इतनी सारी लिस्ट बनाएंगे कि उनके साथ क्या क्या रॉन्ग हो रहा है। देन यू कैन डिस्कस विथ कि यहाँ पे ना ये हो रहा है बेटा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो नहीं कर रही है, पर वो ट्रैप होते हैं, पेरेंटिंग के ट्रैप भी होते हैं। पेरेंटिंग का कभी ऐसे सेशन कभी किसी ने अटेंड किया हो, कर सकते हो, या पेरेंटिंग का जो एजुकेशन होता है, सेशंस होते हैं, उसमें हम पेरेंटिंग ट्रैप के बारे में बताते हैं। वो एक तरह का ट्रैप ही है कि इमोशनली बच्चे को फिर अपने सोसाइटी नॉर्म्स के लिए बांध के रखना। तो ये करना चाहिए, पेरेंट्सहुड में आने के बाद ये एजुकेशन देना चाहिए कि पेरेंटिंग हुड कैसा होता है, पेरेंटिंग की चीजें, साइंटिफिक अप्रोच फॉर पेरेंटिंग, ये थोड़ा सा अगर आप अवेयर हो सकते हो, कोई बुक पढ़ के, किसी साइंटिफिक साइकोलॉजिस्ट से मिल के या पेरेंटिंग कोच से मिल के, तो थोड़ा सा डिस्कशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपके बच्चे ट्रोमा में नहीं जाएंगे। क्या होता है, ये प्रेशराइज करते करते बच्चा कब ट्रोमाटाइज फील करे कि मेरे ऊपर प्रेशर है, फिर वो सुसाइड और घर से भाग जाना और कहीं और दूसरी चीज़ों में इंडल्ज होना, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें, क्योंकि घर में इतना प्रेशर है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको साइंटिफिक रीज़न ही नहीं पता या लॉजिक ही नहीं पता कि ये हो क्यों रहा है। तो ओपन डिस्कशन होने चाहिए घर में, या मदर इतना वो होनी चाहिए कैपेबल, या फादर इतने होने चाहिए कि हम मिलके इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ सर्कल। वन थिंग अगेन इन फॉर जॉइंट फैमिली आई वांट टू टेल हियर कि ग्रुप बनाओ एक सीक्रेटली, मतलब नॉट लाइक एग्जैक्टली पर्सन टू पर्सन। मैं काउंसलिंग में भी ये चीज़ बोलती हूँ, जहाँ जॉइंट फैमिली में ये जो झगड़े वगैरह आते हैं फैमिली के मेरे पास काउंसलिंग के लिए, तो मैं बोलती हूँ बहू को कि सास के साथ अलग अपना ग्रुप बनाओ, तुम दोनों, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप और पर्सनल, व्हाट्सएप भी और पर्सनल मीन्स कि हम दोनों इस फैमिली के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेट्स एक्सचेंज द थॉट एंड इमोशंस। अगेन तुम्हारा ग्रुप अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए। अगेन तुम्हारा ग्रुप अपने बच्चों के साथ अलग से होना चाहिए। ग्रुप मीन्स नॉट व्हाट्सएप, आई एम सेइंग टॉक, कि भाई हम तीनों को ना ये सक्सेस लाना है, हम तीनों को ना ये चीज़ें करनी है, हम चारों को ना ये चीज़ें करनी है, मेरे सास के साथ ना मुझे ये चीज़, तो ये बहुत मज़ा आता है। फिर फैमिली में झगड़े नहीं होते, क्योंकि हर एक की नीड अलग है, हर एक के लिए अलग अलग काम करना है, और अलग अलग वही ट्रायंगल पे आ जाओ तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। कोई कोई बच्चों को जो सही तरीके से पेरेंटिंग समझ नहीं पाते या सही तरीके से पेरेंटिंग करते नहीं, तो बच्चों के अंदर एक नाराजगी बन जाती है पेरेंट्स को लेके। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे की जा सकती है ताकि ये फीलिंग क्रिएट ना हो? अगेन यहाँ पे ये चीज़ आती है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, दूसरा फैमिली टू फैमिली। अभी यहाँ पे फैमिली वाला कंसेप्ट लाते, जैसा हर इंडिविजुअल अलग है ना, वैसा हर फैमिली अलग है। हर फैमिली के अपने रूल एंड रेगुलेशन है, हर फैमिली के अपने जीवन जीने के तरीके हैं, हर फैमिली के अपने नॉर्म्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट, अलॉन्ग विथ सोसाइटी एंड अदर देन सोसाइटी। अंडरस्टैंड कि सोसाइटी को कंसिडर करके हर फैमिली के रूल होते कि हमारे यहाँ ना पर्टिकुलर बिहेवियर चलता है जो सोसाइटी में अच्छा फील होता है या महसूस करते हैं, एक इमेज है ना। तो सेम आपके बच्चों की परवरिश में चलता है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि एक बच्चा ये फील कर रहा है और एक बच्चा ये फील कर रहा है, तो अब देखो यहाँ पे समझाया कैसे जा सकता है। ठीक है, बच्चे छोटे, परिणाम होगा, बट आपका फैमिली क्या कहता है कि अननेसेसरी बच्चों को खर्चे में नहीं डालो,
अननेसेसरी पैम्पर्ड मत करो। एक पेंसिल है तो दूसरे देने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फैमिली का रूल है या नॉर्म है कि भाई पैसे के खर्च समझ के करने चाहिए, बिकॉज वी आर द लाइक दैट फैमिली इकोनॉमिकली। मे बी जो दूसरा बच्चा है उसकी फैमिली में ये नहीं रूल है। बातें दोनों सही है, नहीं देना भी सही है और देना भी सही है, लेकिन देने का भी एक अपना वो होना चाहिए कि अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने की आदत डाल रहे हो अपने बच्चे को, तो वहाँ पे आपको चेकआउट करना है। यहाँ पे आपको हमेशा नाराज नहीं करना है, समझा के चल रहे हैं कि देखो ये इस तरह का चीज़ है। और ये बचपन से अगर आप आदत डालते कि बेटा ये हमारे रूल है, ये हमारी फैमिली है। जैसे कि गैजेट को लेके जनरली मैंने अपने बच्चों के लिए भी ये फेस किया था। और दूसरा, मैं जो आपने बोला था ना यंग एज का, जो अभी मल्टीपल चॉइस वाला वो चीज़ आई। तीसरा, कपड़ों को लेके बहुत कन्फ्लिक्ट है। मतलब लड़कियों को लगता है कि हम लोग जैसे उनको बोलते हैं, मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ कि जब पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं अपने बच्चे को या यंग बच्चे को कैसे समझाऊँ, तो मुझे लगता है कि ये आदत अगर बचपन से डाली जाए कि भाई हमारे परिवार का रूल ये है, बस मेरा परिवार या मेरी फैमिली यही चाहती है, ये रूल है मेरे फैमिली का, इस तरह का पहनावा होना चाहिए और इस तरह से बिहेवियर होना चाहिए, इट इज़ द रूल। मान लीजिए 80% रूल ऑटोमेटिकली फॉलो अप होते हुए बच्चा बड़ा होता है। अगर आप सडनली टीनेजर में आके उनको रेस्ट्रिक्शन डालने लगोगे कि ये मत पहनो, वो मत करो, ऐसा पहले तो नहीं बताया ना आपने, तो वो बाकियों को फॉलो करने लगा। शुरू से अगर आपने अपने आप को, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली क्या कहती है। इस तरह से आप बच्चों के साथ कन्वर्सेशन हमेशा रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कन्वर्सेशन से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो समझने लगेंगे कि ये ना मेरे फैमिली के नॉर्म्स है, वी हैव टू फॉलो इट। इससे सामंजस्य बना रहता है और फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, रिलेशन अच्छे रहते हैं और मम्मी मुझे ज़्यादा प्यार करती है। तो गैजेट को लेके भी ऐसा ही होता है बच्चों का, आपने देखा होगा कि तो मुझे 1 खिलौने लेके दिए। हाँ, कॉस्टली रहते हैं। अरे उसके पास ना इतने लाख रुपए का मोबाइल है, कई पेरेंट्स नहीं देते, वो छोटा सा ही देते 15-20 हज़ार का। तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें शुरू से आपने बचपन में एक तो आदत डाल ही दी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाली तो अरे वो उसके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, वो उसके घर के लाइकिंग है, वो उसके घर के नॉर्म्स है कि 1 लाख का फ़ोन दे आर अलाउइंग, आई डोंट अलाउ, दो आई हैव मनी, मुझे नहीं देना है। और इसमें कन्फ्लिक्ट बहुत होते पेरेंट्स के साथ, बट ये कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेसिव चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो इसमें प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। बट बच्चों के मन में तो ऐसा आता है ना कि मेरे घर वालों के पास पैसे है फिर भी मुझे नहीं कर दे रहे, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये ऐसी एक काइंड ऑफ फीलिंग आने लग जाती है। नहीं, शुरू से अगर आदत डालो तो नहीं होती है, और होती है तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप मतलब किस चीज़ को लेके वो कर रहे हो। नहीं का मतलब नहीं होना चाहिए ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग फिर बच्चों में भी आ जाता है कि मेरी मदर अगर मना करे तो कुछ तो रीज़न होगा, शी इज़ नॉट अलाउइंग मी। मतलब आपका इतना विश्वास आपके बच्चों में होना चाहिए कि आपकी मदर जो मेरी समझा रही है साइंटिफिकली कि कुछ तो है इसके पीछे रीज़न। दूसरा, अगर आपको सुधारना है किसी बच्चे का तो एक पनिशमेंट एंड रिवार्ड का एक मेथड आता है पेरेंटिंग में, लव विड्रॉल करके आप बच्चे में सुधार ला सकते हो। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक कोई पर्टिकुलर ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है या कोई टेक्निक नहीं कि इसी से सुधार होगा। और सबसे पहला मैं बताती हूँ, ये जर्नी ही है पूरा, ये ऐसा नहीं कि इस एज में आया और चला गया। जैसे टीनेजर बाद, बच्चे 18 के बाद है ना, हम वो वोटिंग का अधिकार भी मिल गया है, कार भी ड्राइव करते, फिर पूछने लगते फिर मैं लड़कियों को क्यों नहीं घुमाऊं। मेनी फैमिलीज हैज दिस क्वेश्चन। तो दूसरा इशू स्टार्ट होने लगता है क्योंकि एडल्टहुड में एंट्री हो गई, फिर लेट एडल्टहुड शुरू होता है 25 के बाद, वहाँ की दूसरी एंट्री शुरू होती है। तो एक खत्म होने से इट्स ओवरलैपिंग चीज़ें होती रहती है आपकी ज़िंदगी में। तो जैसे आप स्कूल से निकलते तो वो एक फीलिंग आने लग जाती कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ। और न छोटे से एक बड़े होने की फीलिंग, तो फिर वो टाइम पे एक इमोशनल अंदर क्या चेंजेस होते रहते, वो फीलिंग। कई बार एक सिनारियो हमने स्कूल के बाहर देखा, एक बच्चा हाथ पैर पटक के रोता रहता है और एक बड़ा समझदारी से खड़ा रहता है अपनी माँ को पकड़ के। बड़े में भी मैंने मतलब हम तो एजुकेशनल फील्ड से भी जुड़े हैं तो वी नो द डिफरेंट सिनारियो। तो इसमें ना कभी कभी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं हम बच्चों के। सो मैं पेरेंट्स से ये भी कहना चाहूँगी कि
समटाइम यू विजिट टू पेरेंटिंग कोच और काउंसलिंग फील्ड से कोई भी आपके पास एक्सपर्ट हो, आप उनसे मिलिए कि ये रीज़न, ये जो बिहेवियर है ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, टेंट्रम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसके न्यूरोलॉजिकल भी होते हैं, वो अगेन इट गोज़ टू चाइल्डहुड, जो बचपन में हमने बर्थ की बात की थी ना, उसमें भी जाता है। तो वो एक बार विजिट करना चाहिए उनको, अगर आपको मैनेज नहीं हो रहा है और नहीं समझ में आ रहा है कि रूल तो ये कहता है, मेरे फैमिली के एक नॉर्म्स है हमारे फैमिली के, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा है, देन यू कैन विजिट। अगेन कम बैक टू योर क्वेश्चन, 11-12 के बच्चे जो टीनेजर में हैं, 15 साल, यहाँ पे एक सीक्रेट और कि जो टीनेजर वाला एज है ना, 13 to 18, सो आई एम एडोलसेंट एक्सपर्ट आल्सो, आई डिड माई सर्टिफिकेशन कोर्स। सो मैं जितने भी मेरे पास एडोलसेंट वाले पेरेंट्स आते हैं, तो मैं उनको अच्छे से पेपर पे समझाती हूँ कि इसमें तो उसमें ना 2-2 साल के स्लैब्स आते हैं एज के, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो बीच वाला जो है ना, वो थॉट प्रोसेस वाला होता है। आपने देखा होगा एक फैमिली में भी और एक सोसाइटी में, इवन कास्ट का, एक रिलीजन का और एक पर्टिकुलर स्टेट का एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है बिहेव करने का, या एक विचार मंथन वाली चीज़ होती है, विचारों वाली, है ना। तो ये जो स्लैब्स मैंने बोले ना, ये उसी समय कॉन्क्रीट होता है। जैसे हम घर बांध रहे, नीचे खोदा, फिर वो फाउंडेशन डाला, फाउंडेशन मीन्स चाइल्डहुड सपोज, फिर हमने घर बनवाया, फिर आगे लाइक दैट। ये जो बीच वाला पोर्शन है, अगर हम इसे कंक्रीट बनाना चाहते, मजबूत नींव तो मजबूत होनी चाहिए जो चाइल्डहुड में जाता, मतलब बर्थ में जाता है, लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है ये भी तो अच्छा होना चाहिए स्लैब डालने से पहले, क्योंकि हेवी डाल रहे हैं हम ऊपर, क्योंकि हो सकता है हमें ऊपर और फ्लोर चढ़ाने। तो इसी तरह ना लाइफ का जर्नी भी होता है। तो ये जो टीनेजर वाले स्लैब्स होते हैं ना, इसमें इमोशंस और थॉट कंक्रीट होने की एक समय होता है। ये बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता, एंड मुझे लगता है कि ये सच में पता होना चाहिए। अगर ये एनालिसिस आ जाए ना किसी टीनेजर वाले, तो वो उस थॉट प्रोसेस पे काम करेंगे। नहीं बोलते हम, कभी कोई विचारवंत पैदा हुआ इनके घर में, तो विचारों को दिशा देने वाली जो माँ है उसका बड़ा वो होता है, या कोई अच्छा बच्चा बन जाता है किसी फैमिली में, वो दिखता तो बाद में है, लेकिन बनने की प्रोसेस कब से शुरू हुई है? बचपन से, है ना। नींव डाली गई है, माँ ने उस पे ऊपर काम किया, परिवार ने काम किया, नॉट ओनली द माँ, एनीबडी कैन, घर में कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा जो भी है, दादा दादी, नाना नानी, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग। तो ये जो टीनेजर वाला एज है ना, ये अगर सीख जाए पेरेंटिंग सेशंस में कभी, तो आपको उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो नींव डालने का समय है वो हमने यूजफुल रखा था कि नहीं रखा था। ठीक है, तो ये हो गया साइंटिफिक एस्पेक्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इट इज़ कॉमन फॉर ऑल। जो आपका क्वेश्चन है कि ये जो चेंजेस आते हैं, क्या होता है, 10th तक तो हम उसको स्कूल बच्चे एक डिसिप्लिन में रहते, यूनिफॉर्म पहनते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम महसूस, तो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, ये तो सोसाइटी का हुआ, 10th किया, ये कपड़े पहने, ऐसा यूनिफॉर्म है, ये करना है। आप साइकोलॉजिकली सोचो, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी वो कर रहा है तैयार। एक आइडेंटिटी चाइल्डहुड में होती है, दूसरी टीनेजर में आके, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बनने वाला हूँ, एंड इट्स वेरी नेचुरल फीलिंग। अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स आइडेंटिटी, आई हैव माई ओन आइडेंटिटी, मैं कुछ हूँ। तो इस चक्कर में वो ना वो सारी चीज़ें करने लगता है। अगर नींव अच्छी है तो वो एकेडमिकली चमकने लगता है, तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी चमक रहा है, उसकी आइडेंटिटी बन गई है। आई एम समथिंग, मैं मेरिट स्कॉलर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, या कुछ तो एक विशेषण उसके साथ लगा हुआ है। अब जिन बच्चों का ज़्यादातर नहीं लगता, क्योंकि नहीं है नॉलेज, बच्चों को नहीं है, पेरेंट्स को नहीं है, चल रहे पढ़ रहे, 10वीं हो गए, तो 95% 90% ऐसे ही बच्चे जिनकी अभी आइडेंटिटी पूरी तरह से बनी नहीं है, बस वो टीनेजर में है या 11-12 में एंट्री मारी है। अब इसमें क्या होता है, ये आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में, अब रेस में तो वो दौड़ नहीं पाते कि मैं मेरिट ही आ जाऊँ, कहीं तो नाम चमकाना है, नाम तो आना चाहिए, तो फिर कुछ तो ऐसा करना है, क्योंकि हार्मोन्स तब तक हिलते, रोज बॉम्ब फूटते ऐसे घर में, जिनके घर में टीनेजर है ना, उनके घर में रोज ऐसे, समझ लेना टीनेजर में बच्चे गए मतलब बॉम्ब स्फोट शुरू। हम तो ऐसे ही पढ़ाई की थी कि मैम ने हमें पहले बोला कि वो बॉम्ब स्फोट ही होते रोज उनके, कौन सा टॉपिक कब ऐसा हो जाए। तो उस समय पेरेंट्स को बहुत कूल रहना है कि ये जो ज्वालाएं भड़क रही है ना, ये होने वाली है शांत,
बस आप शांत रहिए, आप उस पे और ज़्यादा मत करिए, क्योंकि आपकी एज तो निकल गई है, उस समय आपके पेरेंट्स ने भी आपको ऐसे ही हैंडल किया होगा कम ज़्यादा। फर्स्ट ये। सेकंडली उसको आइडेंटिटी निर्माण करने में मदद करिए। अगर आपने क्रॉस करने की कोशिश की तो वो जाएगा बाहर, जहाँ उसको पूछा जाता है। तो वो बोलते हैं ना, होशियारी मारने का वो शौक होता है, एक एज होता है ना पर्टिकुलर कि मुझे कोई जाने, तो वो इसलिए वो उस तरह का बिहेवियर होता है। तो ये मदर को ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि व्हाट चेंजेस ही इज फीलिंग विथ हिज किड, बच्चों में क्या चेंजेस वो महसूस कर रही, महसूस दिखने में और महसूस करने में अंतर है। तो महसूस होना चाहिए, क्योंकि अंदर की ज्वाला जो भड़क रही है, जो इमोशनल है, बहुत डीपली हर्टेड है, उसे हाइड करने के लिए बच्चे इस तरह का बिहेवियर दिखाते, छुपाने के लिए। मैं हारा थोड़ी ना हूँ, आई एम हर्टेड, बट मैं नहीं दिखाऊंगा कि मैं हारा हुआ। मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग मुझे फिर वो करें, फिर वो चाहे गलत हो या अच्छा, उसकी समझ नहीं होती है। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उनको कि क्या क्या महसूस कर रहे हो, कौन से बदलाव आपको दिखने लगे हैं, चेंजेस कौन से दिख रहे हैं आपको। इस तरह से हैंडल किया जा सकता है। और मैंने पहले भी बोला था, ग्रुप बनाओ, हस्बैंड और वाइफ का अगर है तो यू कैन डिस्कस कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हेल्प लीजिए बाहर से, हम लोग हैं। करियर, और दूसरा उसको डाइवर्ट करिए। बहुत एनर्जी होती है ऐसे, ये इस एज में एनर्जी फ्लो इतना ज़्यादा होता है, हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं। अगर फ्लो सही दिशा में जा रहा है तो क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स, और जाने दो, मेहनत मतलब थोड़ी सी एफर्ट लगाओ। एक बार वो चैनलाइज हो गया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएगा, वो डैम की तरह ही होता है ना। अभी इसमें कैसे कि एक तो होम मेकर होती है वुमेन और एक वर्किंग होती है। अब उनके भी लाइफ में बच्चे जब पैदा हो जाते हैं ना, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैं अपना काम कंटिन्यू रखूं या अपना फुल टाइम अपने बच्चों के लिए दूं। तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि वर्किंग वुमेन के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, जो ये अलग अलग इमोशनल फीलिंग्स और ये सब चीजों पे, क्योंकि कोई ना कोई चीजों से वो भी गुजर रहे होते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज अ वर्किंग वुमेन। है ना। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वेलबींग वाला टूल आता है, वेलबींग का कंसेप्ट आता है, कल्याण जिसे हिंदी में बोलते हैं। उसके 6 एस्पेक्ट है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, साइको सोशल हेल्थ, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंट, ये सब 6 एस्पेक्ट है। इसमें से ये इकोनॉमिक वाला है जो आपने अभी बोला, इसलिए मैंने ये बात अभी डाली। इकोनॉमिक मीन्स, मैंने सेल्फ एम्पावरमेंट की बात की थी ना शुरुआत में, तो सेल्फ एम्पावरमेंट इज द फिजिकल ऑल्सो, साइको सोशल ऑल्सो, साइकोलॉजिकल ऑल्सो, अगेन इट इज द इकोनॉमिक ऑल्सो, क्योंकि सेल्फ एम्पावर तो इकोनॉमिक भी होना पड़ेगा, नहीं तो दूसरों को पैसे मांगते फिरो, फिर वो फीलिंग आती कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो कर रही हूँ। तो इकोनॉमिकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, पैसों के मामलों में अर्निंग करना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी अपनी जीनी है। तो ये कंसेप्ट अभी ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियां बहुत सारी काम भी करती कि भाई मैं सेल्फ अर्न करूँ, और हमारी जनरेशन ज़्यादा प्रमोट उनको कर भी रही, लड़कियों को भी लड़कों को, कि सेल्फ एम्पावर बनो, उसमें पैसे भी आते हैं। तो ये जो आपने बात बोली कि मदर्स आर वर्किंग और उनका ध्यान अपने बच्चों पे नहीं रहता, तो अभी मेरे पास एक दिल्ली का केस ऐसे चल रहा है। वर्किंग मदर है और बच्चे का थोड़ा सा निगलेक्ट हुआ है चीज़। तो उसमें क्या हुआ, ये है कि एक कंसेप्ट है, देखो, अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने वेलबींग पे बात की, तो वो तो एक एस्पेक्ट है ही। अगेन दैट पिरामिड सेज कि सिक्योरिटी, सेफ्टी और बिलोंगिंगनेस में अर्निंग आता ही है। जिंदगी जीना है, पैसा चाहिए, हर बार कौन देगा, लैंडलॉर्ड हो तो कोई बात नहीं, पर करना तो है। तो इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और रखना चाहिए हर लेडीज को, हर पेरेंट्स को, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब कभी भी वर्किंग लेडीज़ को मन में गिल्ट नहीं रखना है कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हूँ, जो कि नॉर्मल वुमेन देती है, हाउसवाइफ। वो बोलती है कभी कभी ऐसा, मैंने दोनों को कन्वर्सेशन करते हुए सुना। उनको तो क्या है कि कमाते हैं ना तो बहुत वैल्यू है, और जो वर्किंग है वो क्या बोलते, उनको तो क्या है, वो तो घर में रहती है, अपने बच्चे को बहुत टाइम देती है। नॉट नेसेसरीली कि वो साथ में रहती है तो क्वालिटी टाइम देती होगी। द कंसेप्ट डेवलप इज द क्वालिटी टाइम। द क्वालिटी टाइम क्या होता है कि आप वर्किंग हो,
इंदिरा गांधी भी काम करती थी, और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अगर हम लेने जाए लिस्ट बनाएं तो वो भी तो वर्किंग लेडीज़ है। तो क्या उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी है? तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने क्वालिटी टाइम दिया होगा। तो अगेन यहाँ पे आपके हस्बैंड और आपका ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हम भले ही वर्किंग है पर हम अपने बच्चे को 1 ही घंटा देंगे, 2 ही घंटे देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे। डेवलप दिस कंसेप्ट हियर ऑल्सो फर्स्ट। यहाँ डेवलप होगा तो वो एक्शन में आएगा। अब वो क्वालिटी टाइम कैसे दिया जा सकता है? आंसर इज क्वालिटी टाइम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगेन यू कैन वर्क ऑन वेलबींग, जो 6 एस्पेक्ट बताए ना, इसमें से 10-10 मिनट देने की आदत डालो। नॉट पर्टिकुलरली द ऑन पेपर, जैसे कि टाइम टेबल होता है कि 10 मिनट का ये सेशन, 15 मिनट का, नॉट लाइक दैट। इट शुड बी इन योर माइंड कि मैं वर्किंग हूँ, मुझे गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिल्ट निगेटिव जब चला जाता है, अनहेल्दी जब होता है, वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट करता है। रादर देन थिंकिंग दिस कि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अरे वो घर में रहने वाली लेडीज़ देखो ना ऐसे करती है, अपने बच्चे को तो बहुत टाइम देती है। रादर देन थिंकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, you can think about giving the positive time, quality time to your child in such a way कि जो वेलबींग के मैंने एस्पेक्ट बोले हैं ना, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करे, या कोई उसकी पसंद वाली चीज़ करे। अटैचमेंट के साथ प्रेजेंट रहो। यहाँ पे और एक कंसेप्ट बताती हूँ, प्रेजेंट देयर विथ माइंड एंड सोल। सिर्फ फिजिकली खड़े मत रहो। कई बार ऐसा होता है जो 24 घंटे घर में महिलाएं रहती, जो ये बोलती कि हम कमाते नहीं, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम देते। क्या सच में वो क्वालिटी टाइम देती है? और क्या वर्किंग वुमेन नहीं देती है? यहाँ पे ऐसा करते हो तो शायद उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यहाँ पे करेक्शन ये होना चाहिए कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि घर में रहने वाली 24 घंटे टाइम देती है। कई बार उनके बच्चे कहीं और इंडल्ज होते हैं और वर्किंग के अच्छे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरी मम्मी कुछ कर रही है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट भी होते हैं। यहाँ पे ऐसा जजमेंट मुझे पास करने की मतलब इच्छा नहीं है, या ना मैं कर रही हूँ कि वर्किंग नॉन वर्किंग, बट मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो मैं क्वालिटी टाइम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे वेलबींग के एस्पेक्ट आप पहले पढ़ लो, उसमें से थोड़ा थोड़ा पॉइंट अपने बच्चों के साथ बोलो, बात करो, बैठो, माइंड बॉडी सोल के साथ बैठो, 1 ही घंटा बैठो, अच्छे बैठो। उनको फील होना चाहिए कि 24 घंटे मिल गए मेरे को मेरे मम्मी के। और ये सारे एज के लिए ज़रूरी है, नॉट ओनली द चाइल्डहुड, इवन टीनेजर, इवन एडल्टहुड। आपका बच्चा नौकरी भी कर रहा हो ना, तब भी आप उनको टाइम दो। फ़ोन पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पे, पूरा प्रेजेंट रहो, माइंड बॉडी सोल के साथ, नॉट ओनली फिजिकल। ये टाइम बेटा तुम्हारा क्वालिटी टाइम, तुम्हें जो बड़बड़ करना है, जो डांटना है, जो बोलना है, जो मन की भड़ास, whatever you want to share, even you can share with him कि मेरे साथ ऐसा जो भी दिन आपने गया, तो this is called quality time. Even one activity, even family gathering, this is called quality time. ना कि 24 घंटे फिर पीछे पड़े हो, मार रहे हो, लड़ रहे हो, तू ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, टीवी देख रहे हो गैजेट के साथ के, ये टाइम स्पेंड नहीं हुआ ना, ये तो साथ में रहना हुआ। दिस इज़ नॉट द क्वालिटी टाइम। तो कंसेप्ट आई डेवलप, मुझे 2 दिल्ली से ही वही मैंने जो बोला, तो फ्यू स्कूल टीचर्स आस्क मी कि मैम हम तो अपने बच्चों को आपके पास बोल देते कि मैम के पास काउंसलिंग करो, हमारे बच्चों का क्या होगा, अभी तो छोटे छोटे 3-3 साल के, हम तो स्कूल चले जाते, 3-4 बजे घर आते, हमें बहुत बुरा लगता है कि हम टाइम नहीं देते अपने बच्चों को। मैंने कहा बुरा लगना पहले तो छोड़ दो, यू आर डूइंग गुड, क्योंकि आप अर्निंग कर रहे हो, सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हो, आपका बच्चा आपको देख रहा है। बट घर आके पॉज लो, माइंड बॉडी सोल के साथ अपने बच्चों को एक टाइम दो, दैट इज़ द क्वालिटी टाइम, दैट शुड बी द क्वालिटी टाइम। बहुत अच्छा बॉन्ड होता है।